नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पॉइंट के क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया। आज हम उसी के आगे देखेंगे कि क्या जब हमने पॉइंट में सीखा उसके बाद हम देखेंगे कि अगर एक पॉइंट के बजाय कई पॉइंटों से जिस प्रकार से आपस में जब मिलेंगे तो लाइन बनेगी, क्या पॉइंट और लाइन के बीच कोई ऐसी यूनिट है या ऐसी चीज है जिसको हम आसानी से समझ सकें। तो हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद जब मान लीजिए कि अगर कोई दो पॉइंट दूर दूर दे दिए गए हों और कभी आपसे पूछ दे कि इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी बताओ, तो आज का जो टॉपिक रहेगा, जो कॉन्सेप्ट रहेगा, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को आज हम समझेंगे। हम उसको देखेंगे किस हिसाब से उसका जो फॉर्मूला होता है d = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, आखिर में इसका निष्कर्ष कैसे आता है उसको हम प्रूव करेंगे। और इस पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, वैसे डिफेंस एग्जाम में अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर प्रश्न बनेगा तो पॉइंट सेक्शन से दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए जो फॉर्मूला हम तैयार करते हैं, इस पर जो क्वेश्चंस करेंगे, इस पर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन से पॉइंट तक, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें अगर एयरफोर्स की बात करूं 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से एक प्रश्न जरूर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से पूछे। वो बात अलग है, क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं इसके, आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक फार्मूला है, कोई ट्रिक काम नहीं आती, क्योंकि जो कहीं ना कहीं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया गया, जो फार्मूला बनाया गया, वो भी ट्रिक के कॉन्सेप्ट पर ही है। उसको प्रूव किया गया, इसके बाद निष्कर्ष निकाला गया, और रिजल्ट में कभी ट्रिक नहीं लगती। तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट को आपको याद रखना है, उसी रिजल्ट के आधार पर आप क्वेश्चन करेंगे। कभी कभी इनकी जो वैल्यू होती है, जो उनकी डिजिट दी जाती है, वो थोड़ा कैलकुलेटिव दे देते हैं, जिससे क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाता है। बाकी इनमें कुछ अलग नहीं, वही साधारण सा फार्मूला, पहले उसको देखेंगे, इसके बाद उसको हम समझेंगे। पिछली क्लास में हमने पॉइंट, लाइन दोनों को समझा। हमने आपको बताया कि जो पॉइंट होता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ हम पॉइंट पर ये सीखते हैं कि अगर हमें किसी पॉइंट को डिनोट करना है तो वो जो पॉइंट होगा वो किन्हीं दो कोऑर्डिनेट, किन्हीं दो निर्देशांकों का इंटरसेक्शन वाली जो जगह होगी उसी को हम पॉइंट बोलेंगे। इसको डिनोट करते थे पी एक्स कामा वाई। इसी के बाद हमने पॉइंट के बाद, पॉइंट के आगे आपको बताया कि जब कई इनफाइनाइट पॉइंट आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तब जाके लाइन मिलेगी। लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और संभव है? तो हमने देखा कि हाँ, इसके अलावा कुछ और संभव है कि अगर बाई चांस से इनफाइनाइट पॉइंट ना होकर 2 पॉइंट हुए, 3 पॉइंट हुए, और कभी उनके बीच लेंथ पूछ दी गई, कभी आपको एक फिक्स लेंथ के बारे में पूछा गया जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, कभी लाइन सेगमेंट के बारे में पूछ दिया, तब हम क्या करेंगे? तब हम उसकी माप कैसे निकालेंगे, उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? जैसे जो लाइन था, लाइन में ना तो स्टार्टिंग फिक्स थी ना एंडिंग फिक्स थी, लेकिन जो हमने रे पढ़ी तो रे में हमने देखा कि स्टार्टिंग फिक्स है लेकिन एंडिंग फिक्स नहीं है। जबकि जो हमने लाइन सेगमेंट देखा था उसमें हमने देखा कि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों फिक्स है। इसी लाइन सेगमेंट को हम दूसरी भाषा में यह भी बोल सकते हैं कि जो दो पॉइंट हैं, मान लीजिए पॉइंट P या A, पॉइंट B, इनको हमने जब आपस में मिलाया तो A से B तक जाने में या B से A तक आने में कोई ना कोई हमने दूरी तय की हो। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट प्रयोग किया जाता है वो लाइन सेगमेंट का नहीं प्रयोग किया जाता है। लाइन सेगमेंट के स्थान पर हम यहां बोलते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर A और B, अब मान लीजिए अगर A एक पॉइंट है और B एक पॉइंट है, इनके बीच आपसे कभी डिस्टेंस पूछी जाएगी, आपको जो रिजल्ट देखना है, पहले हम रिजल्ट पर बात करेंगे, इसके बाद हम उसकी प्रूफ की बात करेंगे। अगर हमें 2 पॉइंट मानने हैं, अभी तक हम एक पॉइंट की बात कर रहे थे, एक पॉइंट के बारे में हमने समझा था कि एक पॉइंट में दो चीजें हो सकती हैं, एक x होगा, एक y होगा। ये दोनों कोऑर्डिनेट हैं, जहां इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्ट एक दूसरे को करते हैं, उसी जगह को हम पॉइंट बोलते हैं। अब 2 पॉइंट की बात कर दी, अब जब उसने 2 पॉइंट की बात कर दी तो एक पॉइंट को हम x1, y1 और दूसरे पॉइंट को हम x2, y2 से लिखेंगे।
इसको हम P मान सकते हैं, इसको A मान ही रखा था, इसको B मान रखा था। तो यही आप लिख लीजिए कि A x1 कामा y1 B y2। जब हम ज्योमेट्री में पढ़ते थे तो आपसे एक फिक्स लेंथ बोल दी जाती कि एक लाइन सेगमेंट है, जो हम वोकैब जो शब्द जो वर्ड का यूज करते थे वो हम बोलते थे कि एक रेखाखंड जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। लेकिन यहां ये नहीं बोलेगा, यहां बोलेगा कि 2 पॉइंट है। हो सकता है कि आपको दोनों पॉइंट के निर्देशांक दे दे कि 3,4 5,6 इनके बीच की दूरी 2 पॉइंट 3,4 4,5 डिस्टेंस बिटवीन देम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। या फिर हो सकता है कि आपको एक पॉइंट दे दे में एक ऑर्डिनेट या एब्सिसा दे दे, भुज या कोटि दे दे, और आपको बीच की दूरी दे दे और आपसे बताए कि आप भुज निकालो या कोटि निकालो। मान लीजिए अगर इसमें एक को 3 दिया, इसके दोनों पॉइंट दे दिया और आपसे बोल दिया कि इनके दोनों बीच की दूरी 5 है, तब आप x की वैल्यू निकालो। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी। या हो सकता है कि आपको डिस्टेंस दे दे, दोनों पॉइंट दे, एब्सिसा पूछ दे। जो हमने पिछली क्लास में पॉइंट सीखा उस पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जो x कामा y है, ये x जो है वो एब्सिसा है, जो y है वो ऑर्डिनेट है। इसी को हम भुज बोलते हैं, इसी को ऑर्डिनेट को हम कोटि बोलते हैं। पिछली क्लास में जब हमने पॉइंट के बारे में सीखा तो हमने आपको पॉइंट में एब्सिसा भी बताया, ऑर्डिनेट भी बताया। उसके साथ हमने आपको बताया कि अगर जो पॉइंट है, अगर पॉइंट को हमें डिनोट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या किसी प्लेन पर, क्योंकि हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को हम डिनोट करने के लिए एक्स वाई प्लेन की मदद लेते हैं। और वो जो एक्स वाई प्लेन होता है वो एक ऐसा एक्स वाई प्लेन होता है जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। जो हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं वो एक ऐसा एक्स वाई प्लेन होता है जिसमें दोनों एक्सेस एक्स और वाई एक्सेस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। जो जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन 0,0 बोलते हैं। ये बात अलग है कि यहां पर चारों इंटरसेक्ट करेंगी तो इसको हम x1 या y1 से या पॉइंट से डिनोट नहीं करके इसको हम एक अलग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ओरिजिन 0,0 से डिनोट करते हैं। लेकिन अब इस कोऑर्डिनेट में x हो या y हो, हमने आपको बताया कि हर एक कोऑर्डिनेट में x 4 बार, मतलब अगर पूरे कोऑर्डिनेट की सिस्टम की बात करो तो x 4 बार, जिसमें 2 पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव, y भी 4 बार, जिसमें y भी 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव। तो ऐसा भी जरूरी है, अगर x 4 बार आएगा तो 4 ही इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे। अगर हम उनको फिक्स मानते हैं, उनकी लेंथ को फिक्स मानते हैं कि मान लिया हमने x1 इधर चलना है, वही -x1 इधर चलना है, y1 ऊपर चलना है या -y1 नीचे चलना है। लेकिन अगर इसके साथ साथ कभी आपसे पॉइंट या डिस्टेंस बदल देगा तब उस स्थिति में हमें क्या करना होगा, उस स्थिति में पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट की जगह बदलती चली जाएगी। मान लीजिए कभी हमने आपसे बोल दिया कि एक पॉइंट x1 कामा y1 है, तब उस कंडीशन में तो आप x1 इतनी चल लोगे, y1 इधर चल लोगे, जहां इंटरसेक्ट करेंगे इसको x1 कामा y1 मान लेंगे। लेकिन उसने अगर बोल दिया -x1 कामा y1 तो एक यहां मिल जाएगा, वहीं बोल दिया कि -x1 कामा -y1 तो यहां मिल जाएगा। अब उसने बोल दिया x1 कामा y1 तो यहां मिल जाएगा। इस तरीके से हम पॉइंट डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने एक ही कोऑर्डिनेट में उनके मार्किंग, उनके चिन्ह को नहीं बदला है और आपसे बोल दिया कि जो दूसरा पॉइंट है तो x1 y1 के साथ साथ दूसरा पॉइंट x2 कामा y2 है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो x2 आगे थोड़ा मान लो, क्योंकि यहां हम ऐसा मानते हैं कि जो x2 है वो x1 से बड़ा है, क्योंकि अभी ये कांस्टेंट है, सॉरी ये अभी वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल है तो आप चाहो तो x1 को बड़ा मानो, चाहो तो x2 को बड़ा मानो। हम जो मानेंगे वो x2 को बड़ा मानेंगे x1 से। जिधर ये मुंह खुला होता है वो वाला बड़ा होता है और जिधर ये मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। ये x1 है, ये x2 रहेगा, ये y2 रहेगा। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा उसको हम x2 कामा y2 बोलेंगे। आज से जो डिस्टेंस पूछी जाती है इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच पूछी जाती है। डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच पूछी जाती है। तो आप आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। पिछली क्लास में हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा। एक पॉइंट के बारे में हमने जो पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ा कि उसमें एक ऑर्डिनेट एक एब्सिसा होगी, जिसे हम x y से डिनोट करेंगे, और x y जहां पर इंटरसेक्शन होगा उसी को हम पॉइंट बोलेंगे।
उसी पॉइंट के बाद हमने लाइन सेगमेंट देखा, रे देखी और इसके साथ साथ लाइन देखा। लेकिन जो लाइन सेगमेंट था उसको ज्योमेट्री की भाषा के अनुसार, ज्योमेट्री की डिफिनीशन में हमने देखा कि आपसे बोल देता है कि एक लेंथ फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड, 5 मीटर का रेखाखंड, इस टाइप से बोल देता है। लेकिन उसी रेखाखंड को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम रेखाखंड ना बोल के हम बोल देते हैं कि अगर दो पॉइंट दिए हैं, अगर दोनों फिक्स हैं तो इनके बीच लेंथ निकालो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको जब हम देखते हैं, जब इन दोनों को हम देखेंगे तो इनसे जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट आपको याद रखना है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि प्रूफ भी बताओ, हम प्रूफ बताएंगे, अभी बताएंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है कि d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके बाद मोड रहेगा। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपने मोड लगा दिया, और बात ये भी है जब हम प्रूव करेंगे तो बार मोड नहीं होगा, ना ही प्रूफ में कहीं मोड आएगा। ये मोड हम सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज के हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि हमने फिजिक्स में अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ रखा है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ रखा है, तो हमको पता होता है कि फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें होती हैं, एक दूरी, दूसरा विस्थापन। दूरी और विस्थापन की परिभाषा क्या है वो सब आप जानते हैं, नहीं जानते तो जो इसमें याद रखने वाला है उसको आपको याद रखना कि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है। अगर दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है तो उसी को हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाओं के हिसाब से अगर प्रस्तुत करना है तो उसको मोड से डिनोट करते हैं। अगर दूरी कभी पॉजिटिव होगी, दूरी कभी नेगेटिव होगी ही नहीं, तो आप चाहे अगर आप इस बात को याद रखते हैं तो आप मोड लगाएं तो या ना लगाएं, डी का मान नेगेटिव आएगा। आप जानते हैं फिजिक्स में कि डी का मान कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो आप अपने आप पॉजिटिव कर देंगे। लेकिन अगर आपने मोड लगा दिया है तो मोड अपने आप में कहीं ना कहीं गणित में भी एक अलग कॉन्सेप्ट रखता है, इसको भी हम समझाएंगे कि मोड है क्या। तो पहले आप मोड के बारे में समझो। वैसे आपको हमने जो बताया कि अगर आप मोड के बारे में नहीं भी जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम समझा रहे हैं, समझ लीजिए। अगर आपका मर्द नहीं है इस चीज को याद रखने का तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैथ में सिर्फ और सिर्फ हमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस के लिए इतना याद रखना है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, हर समय पॉजिटिव होती है। अगर बाई चांस आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से कभी नेगेटिव आ भी जाती है तो उसको पॉजिटिव कर लीजिए। इसी फार्मूले को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। मोड हमने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो x2 के आगे माइनस लगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। x1 जिसमें माइनस नहीं लगा है पॉजिटिव है, इसमें माइनस चिन्ह आ जाएगा, x2 माइनस x1 बन जाएगा। और जो माइनस कॉमन लिया उसके ऊपर स्क्वायर लगा, वो माइनस स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा, तो कोई दिखेगा नहीं। अंदर वही हमने किया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखते, दोनों बात एक ही है। इन बात में कुछ अलग समझने वाला है नहीं, लेकिन आप मोड को समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपने अर्थ एकेडमी अर्थमेटिक पढ़ रखी है तो हमारे भैया रोहित भैया ने आपको मॉडमस के विषय में, रोहित सर ने मॉडमस के विषय में, मॉडुलस के विषय में आपको बताया होगा कि मोड क्या होता है, उसके बारे में आपको अच्छा खासा ज्ञान होगा। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो कम से कम आपको एकेडमी का जो क्लास 10th 9th 8th 7th में आपने मोड का मतलब सीखा है उसका रिजल्ट तो जरूर याद होगा। जो मोड का रिजल्ट होता था वो ये होता था कि मोड के अंदर कुछ भी लिखा हो। जो हमें रिजल्ट याद कराया गया आज तक, जो हमने याद कर रखा है मोड के बारे में, मॉडुलस के बारे में, वो ये याद कर रखा है। अगर मोड के अंदर कोई भी चीज लिखी है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको हमें बाहर पॉजिटिव करके निकाल देना है। बात समझिए, अगर मोड के अंदर 2 लिखा है तो हम इसको बाहर +2 लिखेंगे। अगर मोड के अंदर -2 लिखा है तो इसको हम बाहर +2 लिखेंगे। कॉन्सेप्ट ये भी सही है और पूरी तरीके से सिखाइए, सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो हमें रिजल्ट याद करवा दिया जाता है क्लास 7th 8th में, जब मोड पहली बार प्रयोग होता है सिंप्लीफिकेशन में, तो हमको बताया जाता है कि मोड क्या होता है। तो हमसे कहा जाता है कि मोड के अंदर हर एक चीज, मोड एक ब्रह्मा है, उसके अंदर जो भी चीज है वो नेगेटिव ही रहेगी ही नहीं, बाहर निकलेगी तो वो पॉजिटिव बना देगा। मतलब एक दिव्य शक्ति की तरह मोड काम। कुछ भी आपने अगर अंदर लिख रखा है बाहर आएगा पॉजिटिव का कार्य करेगा। लेकिन हमारी आंखें तब खुली जब हमने अर्थ एकेडमी में अर्थमेटिक पढ़ी। हमें पता चला यहां तो कहानी अलग है। यहां कहानी ये अलग है कि अगर बाई चांस गलती से उसने मोड के अंदर x लिख दिया
तो वो ज्ञान जो हमें क्लास 7th 8th में दिया गया था, जिसको हमें परम ब्रह्म दिव्य शक्ति बताया गया था कि मोड के अंदर कोई भी चीज लिखी हो बाहर पॉजिटिव आएगी, यहां फेल होता नजर आएगा। क्योंकि x एक वेरिएबल है, x का मान वेरी करेगा। अभी हमें फिक्स नहीं कि x का मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और हमने गलती से इसको बाहर निकाल दिया। अगर हमने बाहर निकाल दिया तो x का मान हमें पता है कि अगर हम मॉडुलस पढ़ रहे हैं तो मॉडुलस में हमने पढ़ रखा है कि x अगर बाहर आएगा तो पॉजिटिव का आएगा। और मान लीजिए कहीं छुपा हुआ कि x इक्वल टू -2, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोड के अंदर जो भी चीज लिखी है उसको हमने बाहर निकाला, जो कि हमने पढ़ रखा है, जो रिजल्ट हमने तैयार कर रखा है, वो इतना ही तो तैयार कर रखा है कि मोड के अंदर लिखी हुई हर चीज बाहर पॉजिटिव में आएगी। लेकिन हम जानते हैं कि x वेरिएबल है, तो x की वैल्यू सिर्फ प्लस x कैसे हो सकती है? x की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो प्लस x या माइनस x। मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट ये आना चाहिए कि प्लस x माइनस x। अब आप बताओ, अगर x के अंदर +2 लिखा है तो बाहर निकाल लिया +2, x के अंदर -2 लिखा तब भी +2, तो रिजल्ट तो हमको +2 मिला। लेकिन ये बताओ हमको ये कैसे पता चलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्योंकि x वेरिएबल है। अब तो आपने डिसाइड कर दिया कि जो अंदर लिखा है, जो आपने डिसाइड कर दिया अंदर लिखा है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने जो रिजल्ट निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक निकाला है, वो भी पॉजिटिव का x। अब आपने बता दिया अंदर या तो -x होगा या +x होगा। अगर +x है ये मतलब x की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। रिजल्ट बाहर सिर्फ और सिर्फ एक निकल रहा। और वेरिएबल ऐसा कहता है कि अगर रिजल्ट कभी हम वेरिएबल दिया जाए तो वेरिएबल कभी भी डिफाइन नहीं होता, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप यहां बात समझिए, x जो अलजेब्रिक फॉर्म है, वेरिएबल है, x प्लस भी होगा और माइनस में भी होगा। तो जो x के बाहर रिजल्ट निकलेगा वो प्लस माइनस x दोनों निकलेगा। अब आप बात समझना कि हमने जो रिजल्ट पढ़ रखा था, रिजल्ट ये पढ़ रखा था मॉडुलस में, जो भी चीज अंदर लिखी है उसको बाहर निकालो, पॉजिटिव का कर दो। लेकिन अब अगर बाई चांस कभी x वेरिएबल में अलजेब्रिक फॉर्म में दे दे या इक्वेशंस में दे दे, तब हम क्या करेंगे? तब हम बाहर क्या निकालेंगे? तब तो एक ही वैल्यू है और कहीं द्विघात समीकरण हुआ तो उस स्थिति में तो उसके दो मान संभव है, हम मान एक ही निकल पाएंगे, या पॉजिटिव या नेगेटिव। जब अंदर लिखा है तो बाहर पॉजिटिव आएगा, ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट यहां से आता है कि कभी अगर x मोड के अंदर दिया जाए तो पहला रिजल्ट होता है कि अगर x का मान 0 से बड़ा है तो बाहर पॉजिटिव x ही आएगा। अगर x का मान 0 से छोटा है, जिधर ये मुंह खुला रहेगा उधर वाला बड़ा होगा, वो लार्जर होगा देन अदर, दूसरे की तुलना में बड़ा होगा। अगर x की तरफ मुंह खुला है तो x बड़ा होगा, इधर 0 की तरफ खुला है तो 0 बड़ा है। मतलब जो वैल्यू है वो x की वैल्यू 0 से छोटी है। अब x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो कौन सी वैल्यू होंगी? तो वो सभी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, +1, +2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सभी पॉजिटिव वैल्यू। जब 0 से छोटा है तो -1, -2, -3, -0.1, -0.2 जो भी वैल्यू 0 से छोटी है वो सभी निगेटिव वैल्यू होंगी। जो वैल्यू 0 से ऊपर है पॉजिटिव वैल्यू होंगी। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको हम लिखेंगे, जो मान 0 से छोटे होंगे उनको हम बाहर -x लिखेंगे। इनके बाहर ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। जो चीज हम समझाने जा रहे हैं, जो मोड होता था, मोड का जो मॉडुलस ने अपना सिद्धांत दिया था, जो अपनी थ्योरी दी थी, वो जो थ्योरी थी वो ये थी कि x का मान अगर 0 से बड़ा है तो बाहर पॉजिटिव x लाओ, अगर x का मान 0 से छोटा है तो -x लाओ। अब हम लोग थे जुगाड़ी, अपनी जुगाड़ लगा ली, अपना दिमाग लगा लिया और सीधा सीधा रिजल्ट याद कर लिया। रिजल्ट ये याद कर लिया कि x मोड के अंदर या पॉजिटिव लिखा हो या नेगेटिव, हमें बाहर पॉजिटिव ही लाना है, उसी को हम सत्य मान गए। लेकिन सही बात है, उसमें कोई धोखा नहीं, क्योंकि हमारी जुगाड़ कभी फैली नहीं होती। जो हमने रिजल्ट याद कर रखा है वो रिजल्ट बिल्कुल सही है। मोड के अंदर जो भी चीज लिखी उसको बाहर लाओ, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ये आया कहां से। तो ये जो आया है वो ये आया है कि मोड के अंदर कोई भी चीज लिखी है तो उसको अगर हम 0 से बड़ा है तो उसको +x में, 0 से छोटा है तो -x। ये बात आप याद रखेंगे। इसको एग्जांपल देखना चाहते हो तो देख लो, जैसे 2 लिखा है अंदर तो 2 पॉजिटिव होता है ना, प्लस का 2 लिख रखा है हमने। अगर हम बाहर लाएंगे तो x का मान 0 से बड़ा है, तो x का मान 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव का कुछ होगा। पॉजिटिव का 2 दिया है तो 0 से बड़ा है, साधारण सी बात है। तो पॉजिटिव अगर 2 0 से बड़ा है तो बाहर रिजल्ट में +x आएगा, मतलब +2 ही आएगा।
और अगर गलती से अंदर लिखा है -2, अब अगर ये -2 लिखा है, अब ये x का मान 0 से छोटा लिखा है और जो बाहर आएगा वो माइनस का x आएगा, मतलब माइनस x आएगा और यहां माइनस और x की जो वैल्यू है, माइनस और x की जो वैल्यू है वो भी -2 है। अब बाहर x की वैल्यू -2 है जो कि हमने यहां -2 लिख दी और बाहर माइनस आएगा यदि x जो है 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है, -2 है, बाहर आएगा तो माइनस आएगा, अंदर जो अंडर रूट में अंदर रहेगा, जो ब्रैकेट में रहेगा वो भी माइनस का रहेगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव बनेगा +2। निष्कर्ष वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो आप ये याद रखो कैसे आया, ये भी याद रखो। मोड के बाहर हर चीज पॉजिटिव आती, ये बात हमने जो रट रखी थी, वो रटने के बजाय हमको ये चीज समझनी चाहिए। इस चीज को अगर आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अगर पता है तो ठीक है। अब जो हमने फॉर्मूला देखा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको हम समझना चाहते हैं थोड़ा, उसका प्रूफ देखेंगे। जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूवमेंट d इज इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस आप फार्मूले को देखो, इस फार्मूले में 3 चीजें प्रयोग हुई हैं। एक तो पॉइंट्स के बारे में, दूसरा इस d, जो d के बारे में हमने पढ़ा वो पहली बार पढ़ा है, इसके साथ साथ मॉडुलस के बारे में। d के बारे में हमने आपको बताया कि जो d होती है वो दूरी होती है, कभी निगेटिव नहीं होती, जो फिजिक्स में पढ़ रखा। अगर आप इसकी भाषा देखनी है तो ये होती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी आप चाहो, जितनी भी लंबाई तय करोगे वो सभी दूरी होगी। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता है ये डिस्टेंस है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की सीधी दूरी होती है। जैसे मान लीजिए मुझे यहां से यहां जाना है, तो मैं पहले इधर आऊं फिर इधर जाऊं, जितनी भी दूरी हमने यहाँ A से B तक तय की, वो सभी जितनी भी लंबाई तय की, ये सभी डिस्टेंस है, दूरी है। लेकिन वही मैं यहां से सीधा चला जाऊं तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे जो फ्लाइट होती है, अगर कभी कानपुर से दिल्ली जाएगी तो वो सीधा जाएगी, वो अपना सीधा निकलेगी। जबकि ट्रेन है, पहले इटावा जाएगी, इटावा से अलग अलग रास्ते होते, हो सकता है आगरा होते हुए दिल्ली जाए, तो वो जो जितनी भी दूरी तय करेगी उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, जितनी भी लंबाई तय करेगी उसको डिस्टेंस बोलेंगे। जबकि जो सीधी दूरी होगी, सीधी लंबाई होगी, उसको हम विस्थापन बोलेंगे। तो यहां से यहां तक की विस्थापन, ये नेगेटिव हो सकता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव में ली नहीं जाती, अगर दी भी गई है तो आप पॉजिटिव मिलेंगे। तो हमने डी के बारे में समझा, मॉडुलस के बारे में समझा, इन के बारे में पता था कि ये पॉइंट्स वही पॉइंट हैं जो हम पॉइंट में इंटरसेक्शन ऑफ द 2 कोऑर्डिनेट, जो स्थान हमें इंटरसेक्शन ऑफ 2 कोऑर्डिनेट, 2 निर्देशांकों के एक दूसरे का जो संगम स्थल होता है या जो इंटरसेक्शन वाली जगह होती है, उसी को हम पॉइंट से डिनोट करते हैं। और उसमें 2 कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक x एक y। x को हम सीसा बोलते हैं, y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो पॉइंट्स के बारे में पता, डी के बारे में पता, का मतलब होता है सिद्ध करना है आपको कि d इक्वल टू ये होता है। मॉडुलस के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना अंडर रूट और इस जो कहानी ये बनाई गई है इसके बारे में। तो आप देखो, हमने कहा आपसे अगर हमें 2 पॉइंट मानने हैं तो पॉइंट मानने का तरीका है कि मान लीजिए x1 दूरी हमने यहां से, x1 का मतलब ये होता है कि x एक्सिस पर अगर चिन्ह आगे पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव वाली, नेगेटिव दिया तो नेगेटिव साइड में। अब x1 बोला तो कोई चिन्ह नहीं, तो उसका मतलब हो जाता है कि +x है, तो x एक्सिस पर हम +x1 चलेंगे, इसको हम बोलेंगे x1, 0। वही y पर y1 चलेंगे तो इसको हम बोलेंगे 0, y1। ये दोनों एक्सेस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम बोलेंगे x1, y1। वही दूसरा पॉइंट, इसको बोलेंगे x2, 0, इसको बोलेंगे 0, y2। ये जहां इंटरसेक्ट करेंगी इसको हम बोलेंगे x2, y2। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हमें डिस्टेंस चाहिए, इसको हम p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, और इसको से कहीं लिख लेते हैं। यहां ये p है, ये q है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसका रिजल्ट हमने याद रखा है, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसकी लेंथ चाहिए। तो अगर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे यहां से यहां तक जितनी भी दूरी चली जाएगी इसको हम y2 बोलेंगे, इस दूरी को हम y1 बोलेंगे, इस दूरी को हम x1 बोलेंगे, और इस दूरी को हम x2 बोलेंगे। जो पूरी लंबाई, जो लंबाइयां दी होती हैं वो सभी हम मूल बिंदु से नापते हैं, ओरिजिन पॉइंट से नापते हैं। ओरिजिन पॉइंट से अगर हम पॉजिटिव चल रहे हैं तो जिस एक्सेस की बात कर रहे हो, जिस एक्सेस पर आप चल रहे हो, उसको ओरिजिन से माप लो। अगर नेगेटिव दिया है तो जिस ओरिजिन पर आप खड़े हो वहां से नेगेटिव चल लो, मतलब लेफ्ट साइड चल लो। अगर y की बात करेंगे, y एक्सेस की बात करेंगे, अगर पॉजिटिव दिया है तो ऊपर चल लो,
नेगेटिव दिया तो नीचे चल लो। अब इसी फिगर को हम एक अगले पेज में देख लेंगे। ये रहा x1 कमा y1, ये रहा x2 कमा y2। यहां से जो ये लंबाई रहेगी ये y2 रहेगी, यहां से जो लंबाई रहेगी ये x2 रहेगी, इतनी जो रहेगी x1 y1 रहेगी, ये टोटल y2 रहेगी। ये जो रहेगी x1 रहेगी, ये पूरी x2 रहेगी, तो ये x2 माइनस x1 रहेगी। ये जो रहेगी वो y2 माइनस y1 रहेगी, क्योंकि पूरी y2 है, ये y1 है, तो ये y2 माइनस y1 रहेगी। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो, इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान रखा है, इसको R मान लेते हैं। ट्रेंगल PQR देखना है आपको, ट्रेंगल PQR देखो। ट्रेंगल PQR में जो हमने लेंथ निकाली है उनमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। जो PR है वो x2 माइनस x1 है, QR जो है y2 माइनस y1 है, ये 90 डिग्री होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ दिक्कत हो, क्यों होगा उस बात पर अभी हम समझाते हैं। देखो एक चीज आपको याद रखनी है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो रेक्टेंगल होता है उसका कंपैरिजन जब कभी किया जाएगा तो पैरेललोग्राम के साथ किया जाएगा। बस कई प्रॉपर्टीज दोनों में, सभी लगभग प्रॉपर्टीज सेम होती है, अलग होती है सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट भी है कि अगर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की हम बात करेंगे तो रेक्टेंगल के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। स्क्वायर और रोम्बस, वर्ग और समचतुर्भुज का कंपैरिजन होगा, इन दोनों की तुलना होगी, और जब कभी क्वेश्चन टिपिकल बनाना होगा तो इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज पर आपको बात करेगा और उन्हीं बात के आधार पर क्वेश्चन टिपिकल बन जाएगा। जब स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, जबकि रोम्बस के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। आपको कुछ समझ में आया कि स्क्वायर और रोम्बस, जिसमें स्क्वायर के विकर्ण आपस में बराबर होंगे, रोम्बस के बराबर नहीं होंगे। रेक्टेंगल के विकर्ण आपस में बराबर होंगे, जबकि पैरेललोग्राम के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। वो बात अलग है कि स्क्वायर के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, रोम्बस के भी करेंगे, लेकिन रेक्टेंगल के 90 डिग्री पर ना बाइसेक्ट करके सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे, और वही पैरेललोग्राम में भी होगा। तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि उसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है, रेक्टेंगल में भी दो भुजाएं बराबर होती है। रेक्टेंगल में प्रत्येक डिग्री 90 डिग्री होता है। अब हम देखेंगे कि अगर x2 माइनस x1 ये है तो ये भी तो x2 माइनस x1 होगा। अगर ये भी x2 माइनस x1 होगा तो दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, और हम इधर देखेंगे ये y1 है तो ये भी तो y1 होगा, क्योंकि हमने ये तो लेंथ चली थी। तो ये बन गया एक रेक्टेंगल। अगर ये एक रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल का हमें पता होता है ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन भी 180 डिग्री बनाती है। तो अगर ये 90 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है, और इस लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी 90, ये भी 90। तो अब देखेंगे हम PQR। अगर आप PQR देखेंगे तो आप देखेंगे कि PQR एक राइट एंगल ट्रेंगल है। जब हम ट्रेंगल पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे ट्रेंगल को दो कैटेगरी में हम डिफाइन करेंगे। एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर, जिसमें हम आपको राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रेंगल में एक एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ऊपर होगा, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है। इसी के साथ साथ में जब हम न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रेंगल की बात करेंगे तो उसमें तीनों एंगल 90 से कम होंगे। एक हो सकता है 70 हो, दूसरा 50 हो, तो तीसरा 60 हो, तीनों 60 हो सकते हैं, इक्विलेटरल है। ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल थे। वहीं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कभी इक्विलेटरल की बात करेगा, समबाहु त्रिभुज की बात करेगा, कभी आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेगा, कभी कभी विषमबाहु त्रिभुज स्केलर ट्रेंगल की बात करेगा। तो हम ट्रेंगल जो पढ़ेंगे वो दो हिसाब से पढ़ेंगे। अब हम ट्रेंगल के आगे एरिया का जो फार्मूला होता है वो हमारे में यूज है, तो हम पूरे ट्रेंगल पर बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो उसी में जो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल है, कोण के आधार पर है, उसी में एक है आपका राइट एंगल ट्रेंगल, जो हमने आपको बताया कि ट्रेंगल की जब हम बात करते हैं तो ट्रेंगल हम दो हिसाब से कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। जो कोण के आधार पर ट्रेंगल होता है उसी में हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और समकोण त्रिभुज की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी ये होती है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो पूरी तरीके से समकोण त्रिभुज पर बनाई गई, और उसमें होता है PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आप यहां देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर हमें PQ चाहिए, क्योंकि जो PQ है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वही तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो अगर हम PQ की बात कर रहे हैं तो PQ निकालने के लिए हमें पता होता है कि PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, RQ का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर PQ आप देखेंगे, P और Q इसको हम D से डिनोट करेंगे और PR हमें पता है कि x2 माइनस x1 है, प्लस RQ की अगर आप बात करेंगे तो ये y2 माइनस y1 है। तो आप यहां देखेंगे तो D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसी को हमने बताया माइनस चिन्ह बाहर ले लो, माइनस चिन्ह बाहर ले लो और आप लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रिजल्ट आपका ये निकलता है। मॉडुलस कहां से लगता है, हमने पूरी बात बताई कि फिजिक्स का जो रूल होता है वो ये कहता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगी नहीं, तब हम मॉडुलस लगा लेते हैं। क्योंकि बाई चांस आप गणित पढ़ रहे हो, फिजिक्स का हम क्या करेंगे, भूल जाओ, तो मॉडुलस आप लगा लेंगे। ये निष्कर्ष निकले जो हमें याद रखने थे। इन पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद करेंगे। इससे पहले हम एक चीज समझ लें कि जब कभी, क्योंकि जब हम जब ट्रेंगल पढ़ेंगे तो ट्रेंगल में हम ट्रेंगल टाइप तो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में 4 फ्रेंड्स, ट्रेंगल के 4 मित्र भी हम पढ़ेंगे। उन 4 मित्रों में हम सेंट्रॉइड केंद्रक की बात करेंगे, इन सेंटर अंता केंद्र की बात करेंगे, एक्स सेंटर बाह्य केंद्र की बात करेंगे, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र की बात करेंगे। ये चारों लंगोटिया याद रहेंगे किसके, ट्रेंगल के। इन चारों के बारे में आपको पता हो तभी आप ट्रेंगल का एरिया आसानी से निकाल सकेंगे, वरना लगे रहो 23, 31, 12 में उसको करते रहेंगे, कोई इससे समस्या नहीं। लेकिन अगर आपको इन चारों के बारे में पता है तो आपको आसानी होगी। तो इनको सीखने से पहले हम जो केंद्रक सीखेंगे, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है मिड पॉइंट का। जैसे कि जब हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, जिसमें हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला में कभी कोई अगर लाइन दे दी है, लाइन सेगमेंट दे दिया और उसको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, ये इंटरनली भी कर सकती है और कभी एक्सटर्नली भी कर सकती है। तो इनका जो फार्मूला हम निकालते हैं उसमें हम देखते हैं कि ये अगर लाइन मान लीजिए कोई M1 में दूसरे को M2 रेशियो में अगर इंटरसेक्ट करे, तो इसके लिए हम देखते हैं M1x2 प्लस M2 x1 अपन M1 प्लस M2। दूसरा निकालते हैं बाई वाला, तो M1 बाई 2 प्लस M2 बाई 1 अपन M1 प्लस M2। सेक्शन फार्मूला हम पढ़ेंगे तो उन पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस M1 और M2 एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, M1 M2 बराबर हो जाते हैं, तो जो ये पॉइंट होता है यहां से आप देखेंगे कि इसकी भी दूरी बराबर होगी, इसकी भी दूरी बराबर होगी। इसको हम ये बोलते हैं कि एक ऐसा पॉइंट लेना है एक ही लाइन पे जो कि तीनों पॉइंट, अब ध्यान से सुनिए, कि माना कि तीनों पॉइंट संरेखीय हैं और उनमें से एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों पॉइंट से बराबर इक्वी डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर स्थित है। अगर वो दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर स्थित है और तीनों पॉइंट संरेखीय हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट संभव है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज संभव है कि वो तीनों पॉइंट अगर संरेखीय हैं तो ये तो क्लियर होगा कि तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे। अगर वो तीनों पॉइंट एक लाइन में है और उनमें से एक ऐसा पॉइंट है जो रहे शेष बचे दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है, तो वो एक मिड पॉइंट होगा। क्योंकि मिड पॉइंट के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जो दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर हो और एक संरेखीय भी हो। तो अगर जब संरेखीय की करें या ऐसे पॉइंट की करें जो शेष दोनों पॉइंटों से समदूरस्थ हो, समान दूरी पर स्थित हो, वो पॉइंट होगा। और इस मिड पॉइंट के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कमा y1 प्लस बाई 2 बाई 2। क्यों आएगा, सेक्शन फार्मूला जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। यहीं पर M1 x2 M2 x1 चलेगा, M1 M2 बराबर होगा, दोनों को 1 1 मान लेंगे, उसी से निकल आएगा। सेक्शन फार्मूला में इसको बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मिड पॉइंट जो होता है वो समदूरस्थ होता है। इस पर एक क्वेश्चन देख लेंगे। दो बिंदु दिए गए हैं पॉइंट x कामा y, जिनमें बिंदु है 4 कामा 1 और -1 कामा 4 से समदूरस्थ है। अगर ये समदूरस्थ है तो ये तो क्लियर होगा कि एक लाइन में स्थित है, क्योंकि तीनों पॉइंट एक लाइन में। ये बोलना चाहिए कि तीनों पॉइंट संरेखीय हैं, तो हमसे बोला है कि एक पॉइंट है -1 कामा 4, दूसरा पॉइंट है 4 कामा 1। इन दोनों से जो पॉइंट P x कामा y है वो समदूरस्थ है। अब आप बताइए कि समदूरस्थ ये कब हो सकते हैं। अब लाइन एक ही है, एक ही लाइन सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं,
इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं। अगर आप ट्रेंगल की बात करते तो हम यहाँ कहीं बना लेते और हम कह देते हैं आपसे कि ये दोनों हो सकता है कोई लेंथ होगी जहां से दोनों पॉइंट्स ये आपस में बराबर होंगी। जब बराबर होंगी तो ये समदूरस्थ हो जाएगा। लेकिन आपने बोला कि एक ही लाइन में, ये बोला नहीं, आप याद रखना है कि तीनों पॉइंट संरेखीय हैं। अगर तीनों पॉइंट संरेखीय हैं और एक पॉइंट दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है तो इसका मतलब है कि वो मिड पॉइंट होगा। अब वो एक्स कॉमा वाई है। अब आपसे क्या पूछा है, इसको हम यहां क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल डिस्टेंस फार्मूला से भी हो जाएगा और मिड पॉइंट से भी हो जाएगा। अगर गलती से कभी डिस्टेंस फार्मूला मिड पॉइंट वाले में आए तो आप मिड पॉइंट से करिए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में आपको निकालने के लिए x को x1 y1 मानो, इसको x, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो, एक x y में इक्वेशन आएगी। इन दोनों को x1 y1 मानो, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, इन दोनों के बीच फिर लगाओ तो फिर एक x y में इक्वेशन आएगी। अब दोनों समदूरस्थ हैं तो ये भी अगर एक होगा तो ये भी एक होगा, मतलब दोनों की दूरी बराबर होगी। और बराबर होगी तो दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो आप दोनों को उठा के बराबर कर लेंगे। अब जब दोनों को उठाकर बराबर कर लेंगे तो उसी को हल करेंगे, x y में एक मान निकलेगा, क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो उनको हम हल कर नहीं पाएंगे। एक इक्वेशन दो वेरिएबल कर नहीं पाएंगे तो x और y में हमें आंसर मिल जाएगा। उसी x और y में आंसर मिलने के कारण जो रिजल्ट आएगा वो 5x = 2y या 2y = 3x, 5x = 3y, इस टाइप से आंसर मिलेगा। अब अगर हम इसी को डिस्टेंस फार्मूला से करना चाहें तो हमने आपको बताया कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, उठा के दोनों बराबर कर दो। लेकिन अगर हमको मिड पॉइंट आता है तो मिड पॉइंट में कुछ नहीं करना पता, जो मिड पॉइंट x और y है, अगर हम इसमें x देखें, पहला वाला कोऑर्डिनेट देखें, पहला वाला निर्देशांक देखें तो इन दोनों की सम का आधा होगा, मतलब 4 - 1/2 होगा, क्योंकि प्लस करेंगे और माइनस का चिन्ह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 3। और वहीं जब दूसरा y निकालेंगे, ये मिड पॉइंट है, हमने मिड पॉइंट के लिए पढ़ रखा है x1 + x2 y2, x वाला निकलेगा, और y के लिए y1 + y2 y2 y वाला निकलेगा। जब इसी को हम यूज करते हैं तो हम देखेंगे कि x आया 3 और y निकालेंगे तो 1 + 4y2 5/2। तो x y के जो कोऑर्डिनेट आए, जो निर्देशांक आए, वो x y जो आए ये दोनों, ये आए 3/2, 5/2। अब ये कोई रेशियो का सवाल नहीं है, या ना तो हम कोई अरिथमेटिक की प्रॉब्लम कर रहे हैं जो आप इनको रेशियो है तो 2 से 2 काट दो, 3 रेशियो 5 आ जाएगा ना। इसका सीधा और सीधा यही मतलब है कि जो P पॉइंट है उसमें x कोऑर्डिनेट 1.5 चले होंगे और y कोऑर्डिनेट 2.5 चले होंगे, और वो जहां इंटरसेक्ट किए होंगे वही इंटरसेक्शन पॉइंट x, y होगा। आप बात समझिए, अगर कोऑर्डिनेट में आपको समझना है तो कोऑर्डिनेट में आपको 3/2 है, 5/2, इनको 3/2 और 5/2 ही लिखे रखना है। अब ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई और हमें क्वेश्चन वेरिएबल में दिया है, तो अब इस कांस्टेंट को इसमें अप्लाई करेंगे। अगर फॉलो करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो हम फिर वही अपना जनरल डी बराबर जो है उससे निकालेंगे। पहले बात ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जब ये पॉइंट मिड पॉइंट है और ये थ्योरम हमें पता ही है, और गणित में जो कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, जो रिजल्ट दिए होते हैं, अगर आप सही तरीके से याद करते हो तो कभी गलत होते ही नहीं। 3/2, 5/2 यहां आप रखोगे, इसमें रखते हो 3/2, इधर 5/2 इधर रखते हो। जब इसमें मान लीजिए रखते हो तो आप रखोगे 2 × y का मान 5/2, 3 x का मान 3/2। आप देखेंगे 5 = 9/2 आएगा, जो कि सही नहीं है, गलत हो गया। इसमें रखेंगे तो 5 × 3/2 बराबर 3 × 5/2। आप देखेंगे ये भी बराबर नहीं आएगा, ये 15/2, ये भी 15/2। इसमें आप रखेंगे 5 × 3/2 बराबर 2 × 5/2, ये भी नहीं आएगा, ये सही आएगा। 5 × 3/2, 3 × 5/2, 15/2 बराबर 15/2। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसके दो वैल्यू 3/2 और 5/2 हैं, जो कांस्टेंट है। अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट सही मिलता है और यही आपका आंसर होगा। 3x = 5x = 3/। आज की क्लास में हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट समझा। इसके बाद में एक पॉइंट और देख लो, अगर कभी बाई चांस आपसे दे दे क्वेश्चन, इस पर हम करेंगे। एक x1, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। इसमें आप लोग कहते हैं कि इसको हम जल्दी कैसे करें, तो जल्दी करने का कोई तरीका नहीं, इसमें कोई ट्रिक फॉलो होती नहीं। आपको क्या है, करते करते आदत में आ जाएगा और आप तब सीधे लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और आप इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, x2, y2 नजरों में ही मान लेंगे। पहले से दिमाग में हमारे चलता रहेगा कि ये x1 है, ये y1, x2 है, ये y2 है। तो अगर x1 ये है, x2 ये है और y1 ये है, y2 ये है, तो हमने पढ़ रखा है x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है। तो a cos अल्फा -0 का होल स्क्वायर होता है। a cos अल्फा -0 का होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो 0 - a sin अल्फा का होल स्क्वायर।
जब इसको हम हल करेंगे तो हम देखेंगे कि a cos अल्फा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट। इसमें से a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, अगर हमने a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा 3 हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, उनमें हम देखते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 और sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो उसी को मैं अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 हो जाएगा, और इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे प्लस 1 प्लस माइनस a, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो भी चीज लिखी होती है जब बाहर आती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आती है, लेकिन हमने पढ़ रखा है कि जो डिस्टेंस होती है वो कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो उस कंडीशन में जो इक्वल टू और इसी प्लस माइनस को हम दिखाने के लिए मॉडुलस का भी प्रयोग करते हैं, जिसको हम लिखते हैं मोड ए, जो हम फॉर्मूला याद करते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो ये प्लस माइनस दोनों आके प्लस ए में रिजल्ट में शेष बचते हैं। मतलब हमने आपको बताया था कि जब एक्स हम लेते हैं, जब हम सीधे आप रिजल्ट याद रखते हो कि अंदर कुछ भी हो उसको माइनस लिखेंगे, लेकिन अब अंदर यहां आप देखो तो प्लस माइनस ए आया, अब इसको आप बाहर क्या लिखो, सिर्फ प्लस ए। अंदर तो दो चीजें दी हैं, दो वेरिएबल दिए हैं, और उनको अगर आप बाहर निकालोगे तो सिर्फ एक में रिजल्ट कैसे लिख सकते हो। तो इसके लिए हमें मॉडुलस भी आना चाहिए। आज हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा, इसके साथ साथ में मॉडुलस देखा, इसके साथ साथ में पॉइंट में जो हमने पढ़ रखा था वो देखा। हमने देखा अगर इसको जल्दी करना है तो आप दिमाग में करो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट लेना है, खत्म हो गया। 3 4 4 5 ऐसे वैल्यू देते उनको अपने दिमाग में करके आप जल्दी कर सकते हैं, बाकी इनकी कोई ट्रिक नहीं। आज क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इनको शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।